हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज आप लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फ्लो इन ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन टॉपिक चल रहा है। उसमें आप लोगों का आज लास्ट क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। और जितने भी क्रॉस सेक्शन थे हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आज हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आज हम स्टडी करते हुए देखेंगे। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में क्या तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने माना है जो आप लोगों का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है वो बाउंडेड माना है दो प्लेन से x बराबर प्लस माइनस ए और y बराबर प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक हो गया रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल हो गया। ये हो गया ओ, y बराबर क्या है प्लस माइनस बी, ये प्लस बी हो गया, ये माइनस बी। x क्या है प्लस ए और माइनस ए और माइनस ए। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में जब आपने ट्यूब्स ऑफ फ्लो इन ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्टार्ट किया तो पॉइजन इक्वेशन निकाली थी। क्या आई थी? द पॉइजन इक्वेशन इज डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्व टू था माइनस पी अपॉन म्यू। ये हम लोगों की थी पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बताइए। इतने सारे क्रॉस सेक्शन पढ़े, इसके बाद हमें यूज़ करनी होती है बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस हम लोगों ने मानी है विद बाउंड्री कंडीशंस एक्स बराबर प्लस माइनस ए। एक्स बराबर जब प्लस माइनस ए होगा डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। वाई बराबर प्लस माइनस बी होगा तब भी डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये सेकंड हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जो यहाँ से W आएगा, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, यानी कि W की वैल्यू जो भी आएगी आप लोगों के पास, वो क्या कहलाएगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? क्या W की जो भी वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जब इसका ये सॉल्यूशन बता रहे हो तो स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी देखो प्रैक्टिकल बात है। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन वन का जो PI है केवल फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और किस तरह से दिया जा रहा है कि W1 इज इक्वल टू पी अपॉन टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे एक बार बताओ, ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो आप लोग इसको सॉल्यूशन नहीं ले सकते, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि W बराबर सिर्फ W1 हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो इसका सॉल्यूशन आएगा बाउंड्री कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना यहाँ पर। तो ये लेकिन सॉल्यूशन है, आप लोग सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, केवल एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें y तो है ही नहीं, तो y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे? केवल x वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू रख लो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया ज़ीरो, यानी कि W1 इक्वल्स टू आ जाएगा ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन ओनली सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई अदर W2 मानना पड़ेगा, जिससे कि क्या आ जाए कि W इज इक्वल टू हो जाए W1 प्लस W2। इस तरह का हमें एक सॉल्यूशन चाहिए होगा। ये जो सॉल्यूशन आएगा पूरा कंप्लीट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक W2 ऐसा मानना पड़ेगा। तो देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा सेकंड बाउंड्री कंडीशन को, इस केस में हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 का, जिसे हम कह रहे हैं W2, जो सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड बाउंड्री कंडीशन को भी और इक्वेशन 1 को भी। ठीक है, इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो टोटल सॉल्यूशन किस तरह से दिया जाएगा इस इक्वेशन का कि W इज इक्वल टू अपन लेंगे W1 प्लस W2। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की सिमेट्री से कि W है ये एक इवन फंक्शन होगा, W है एक इवन फंक्शन होगा क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन लिया है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो सिमेट्री से आप लोग कह सकते हो कि जो W है एक इवन फंक्शन होगा। W इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो? W1 प्लस W2। W1 हमारे पास है, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोग देख सकते हो W1 एक्स में इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे समझते हो?
एफ एक्स कोई फंक्शन है, यदि हम एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालें और वो एफ एक्स के ही बराबर आ जाए तो हम कहते हैं जो एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है। और यदि माइनस एफ एक्स आ जाए तो हम कह देते हैं ओड फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ये इवन की हो गई, ये ऑड की हो गई। यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, एक्स की यहाँ कोई भी वैल्यू रखो, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा एफ एक्स ही आएगा। यानी कि डब्लू वन क्या है, इवन फंक्शन। डब्लू इवन फंक्शन है सिमेट्री से, डब्लू वन इवन फंक्शन है एक्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ डब्लू टू को भी इवन फंक्शन होना पड़ेगा एक्स और वाई में। ठीक है, समझ आया? ठीक है, डब्लू टू को भी क्या होना पड़ेगा आप लोगों का, इवन फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्या बताई कि डब्लू टू एक तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करता है। और एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को इक्वेशन नंबर जब वन निकाली थी, पॉइजन इक्वेशन निकाली थी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में, तो हमने लाप्लास इक्वेशन और निकाली थी। वो क्या थी, डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, मैं लिखना भूल गई हूँ शायद स्टूडेंट्स, ये जो डब्लू टू है ना, ये लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, शायद लिखना भूल गई हूँ। इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, डेल स्क्वायर, इस डेल स्क्वायर डब्लू टू इज इक्वल टू जीरो। ये डेल स्क्वायर डब्लू टू का मतलब क्या है, लाप्लास इक्वेशन नहीं होती है ये, डेल टू डब्लू टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू डब्लू टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर 3D की बात कर रहे हो तो जेड स्क्वायर वाला टर्म और आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखाना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करता है डब्लू टू, लाप्लास इक्वेशन को। ठीक है, तो ये जो लाप्लास इक्वेशन है इसका हमने सॉल्यूशन माना है स्टूडेंट्स। किस तरह से माना है हमने इसका सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, हमने किस तरह से लिया है, टेक कि डब्लू टू इज इक्वल टू एक्स, ये स्मॉल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई का फंक्शन है। ये जो कैपिटल वाई है केवल स्मॉल वाई का फंक्शन है, जो कैपिटल एक्स है केवल स्मॉल एक्स का फंक्शन है। डब्लू टू को हमने कुछ इस तरह से लिया है, देखो डब्लू वन तो है ही ना हमारे पास, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कि डब्लू टू की ओर निकालनी है, जिससे कि डब्लू वन में ऐड करके जल्दी से डब्लू बता दें, बस हमें ये करना है। तो बस यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से मान लिया सॉल्यूशन, तो इसको सेटिस्फाई करते जाओ इक्वेशंस को और डब्लू टू की वैल्यू निकाल लो। इस तरह की इक्वेशन तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं बीएससी से। करिए यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट, इस तरह से सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, डब्लू टू का दो बार कर रहे हैं, डेल टू डब्लू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ इसका, यहाँ पर तो हमें पार्शियल डेरिवेशन लगाना पड़ा है, क्योंकि डब्लू जो आपका डब्लू टू है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, देख सकते हो। बट जो ये कैपिटल एक्स है केवल स्मॉल एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो टोटल डेरिवेटिव। समझ आया? और ये कैपिटल वाई आ गया एज इट इज़। इसी तरह से डेल टू डब्लू टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना चाहें तो कैपिटल एक्स है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, तो डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, और ये एक्स एज इट इज़। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दो अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 5 है ये, तो 5th इक्वेशन से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाई एज इट इज़ प्लस ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स एज इट इज़ डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास जीरो। ठीक है, एक्स वाला एक साथ लाते हैं टर्म, तो 1/x डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई को यहाँ भेज दीजिए, तो 1/y डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स वाली टर्म को इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, 1/y डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y का फंक्शन है, यहाँ पर x का फंक्शन है।
तो इस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, इन्हें एक मानना पड़ेगा कांस्टेंट का इक्वल, और वो कांस्टेंट मैंने माना है CN²। ठीक है, ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि कंसिस्टेंसी वाली, आप लोग ने प्रीवियस टॉपिक्स में भी देखी थी। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। सॉल्व करना है तो पहले इसको इसके इक्वल ले लो, फिर इसको ले लेना इसके इक्वल। ठीक है, कैसे भी ले लो, पहले इसको एक्स को ले लो, एक्स लेते हैं हमेशा हम पहले, फिर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालेंगे, किस किस की, इस एक्स की और इस वाई की, पुट कर देंगे, W2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एक्स वाली टर्म, तो -1/x d2x/dx² इज इक्वल टू क्या है, CN²। एक्स को इधर भेज दीजिए, d2x/dx² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CN² कैपिटल एक्स विद माइनस साइन। ठीक है, सॉल्व करो, d2/dx², इसको मैं लिख रही हूँ d2, और ये कैपिटल एक्स एज इट इज़। ये चीज़ हम लोगों ने BSc सेकेंड ईयर में पढ़ी है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, इसको इधर ले आती हूँ तो प्लस हो जाएगा CN²x इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। एक्स दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, d2CN² और ये x इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, फिर उसके बाद क्या करना है, PI निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर 0 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, d की जगह क्या यूज़ करते हैं, m, क्या आ जाएगा, m² प्लस CN² इज इक्वल टू में क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में 0। यहाँ PI निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि RHS में 0 है, इसका मतलब PI की वैल्यू 0 है। बताइए यहाँ से m की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, CN को इधर भेजेंगे तो आप लोगों के पास माइनस में आ जाएगा, CN² माइनस में आएगा, स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो यहाँ अंडर रूट आएगा, इसका मतलब -CN², इस तरह से आएगा। इसका मतलब क्या हो गया बताइए, प्लस माइनस आयोटा CN। अरे स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट है, आयोटा हो गया। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आ गया। m की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। m की वैल्यूज़ आने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, CF क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, a cos CNX प्लस b, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, ये x चल रहा है आप लोगों का तो यहाँ पर x आएगा, अगर यहाँ y होता तो आप लोग यहाँ y लेते। ठीक है, cos आ गया, sin CNX, ये हो गया CF, PI 0 है। टोटल सॉल्यूशन किस तरह से दिया जाता है, CF प्लस PI ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यही एज इट इज़ प्लस b साइन CNX प्लस PI करेंगे, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू और निकाल लेते हैं, W2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, अब इन दोनों टर्म को ले लें, y की वैल्यू आ जाएगी, y वाली टर्म ले ली, इसको इधर भेजा -CN², इसको आप लोग क्या लिख देंगे, d2 y में साथ के साथ कॉमन ले रही हूँ, CN² y इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है, एक एक स्टेप करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट कॉमन लेना। ठीक है, पहले ही बताया था विस्कस में लेंथी पेपर आता है, टाइम लगता है। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो क्या आ जाएगी, m² d की जगह m रखेंगे, m² माइनस CN² इक्वल टू हमें रखना होता है 0। PI तो इसका भी 0 है, RHS में 0 है, इसका मतलब PI तो आ गया, इसका भी 0। यहाँ से बताओ m की वैल्यू, m² क्या आएगा, CN², m बराबर प्लस माइनस CN विदाउट अंडर रूट। जब इस तरह के रूट आते हैं तो एक हमारे पास दो तरीके हैं लिखने के, एक तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ई की फॉर्म में लिख लो, या फिर हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिख लो। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं हाइपरबोलिक वाला, तो आप लोगों के पास CF क्या आ जाएगा, ए और बी कांस्टेंट पहले मान चुके हैं, कांस्टेंट जो दूसरे मान रहे हैं वो C और D मान रहे हैं, तो C कॉस हाइपरबोलिक CN, यहाँ पर मुझे बताओ क्या है, y है तो यहाँ आएगा y प्लस D साइन हाइपरबोलिक CN और y, ये हो गया CF। टोटल सॉल्यूशन CF प्लस PI होता है, PI 0 होने के कारण y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा C कोस हाइपरबोलिक CNY प्लस D साइन हाइपरबोलिक CNY, यानी कि CF आ जाएगा एज इट इज।
सी एक्स और वाई दोनों आ गए, तो W2 निकालने में क्या दिक्कत है। W2 इज इक्वल टू क्या था, एक्स इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों कर दिए मल्टीप्लाई, यही आपके पास W2 था, दोनों का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर n, इसका मतलब समीशन n हम लोगों ने लगाना पड़ेगा। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, हमने कोई कांस्टेंट किस तरह से लिया, आपने एक Cn माना, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आपने n को वेरी तो कराना पड़ेगा। ठीक है, समीशन n W2 इज इक्वल टू, टोटल सॉल्यूशन किस तरह से दिया जाता है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है, वो नहीं पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से देते हैं हम टोटल सॉल्यूशन। तो देखो W2 भी आ चुका है, W1 है, W निकालने में क्या दिक्कत है। बट उससे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ मैं। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ भी शेयर करी थी वो चीज़, क्या कि जो ये W2 है ना, जो ये W2 है ना, एक इवन फंक्शन है। मुझे एक बार बताओ, साइन और कोस में साइन कैसा फंक्शन होता है, साइन एक और फंक्शन होता है, कोस एक इवन फंक्शन होता है। हम लोग इस तरह से याद करते हैं ना, कोस माइनस को खा जाता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा है, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ही होता है, कोस माइनस को खा जाता है, इस तरह से याद रखते हैं। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, साइन में माइनस आ जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ऑड और इवन किस तरह से देख सकते हैं। तो आप लोग देखो, एफ एक्स के लिए यहाँ पर अगर कॉस एक्स की बात करें तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही आ रहा है, यानी कि एफ एक्स ही आ रहा है, इसका मतलब इवन फंक्शन है कॉस। और साइन के लिए माइनस आ रहा है, यानी कि ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ देख के बताओ, W2 में क्या ऐसा नहीं लग रहा ये बी और डी को जीरो होना चाहिए, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है और मैं कह रही हूँ W2 है, उसे होना पड़ेगा, मस्ट है, होना पड़ेगा इवन फंक्शन। तो इसका मतलब इस कंडीशन से, किस कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बी और डी की वैल्यू जीरो है, जीरो है। लिख दीजिए, सिंस W2 शुड बी इवन फंक्शन इन एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब बी और डी को ज़ीरो होना पड़ेगा। जब बी और डी ज़ीरो हो गए तो इन दोनों टर्म को हटाओ, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ए सी कॉस सी एन एक्स, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक सी एन वाई। ठीक है, ए भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, तो मैं इस ए सी को एक नया कांस्टेंट बोल रही हूँ, ए एन। तो W2 क्या आ गया, समीशन एन ए एन कॉस सी एन एक्स कॉस हाइपरबोलिक सी एन वाई। क्लियर, W1 W2 आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए W की वैल्यू निकालने में। सो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, W1 प्लस W2। तो W1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, P/2 म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू थी। ठीक है, प्लस W2 आप लोगों के पास ये रहा, समीशन ए एन कॉस सी एन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक सी एन वाई। क्लियर, समीशन एन, W आ गया, बट W में कांस्टेंट क्या काम कर रहे हैं, ए एन सी एन, इनकी तो वैल्यू फाइंड आउट करो। W है, कांस्टेंट कौन है, कोई ना आने चाहिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ए एन और सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे भैया, अरे क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन नहीं है क्या, एक्स बराबर प्लस माइनस ए पे भी W ज़ीरो है, वाई बराबर प्लस माइनस बी पे भी W ज़ीरो है। दोनों कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करो। अब ये जो W है तो सेटिस्फाई करेगा दोनों कंडीशन को, तभी तो इतना सब कुछ करा है, सेटिस्फाई करे जिससे। तो सेटिस्फाई कराओ और ए एन सी एन की वैल्यू निकालो और इसमें रख के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो। तो देखिए, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने यूज़ करी है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए पे W की वैल्यू ज़ीरो है, तो W की वैल्यू ज़ीरो रखी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए कुछ भी रख लो W की वैल्यू में, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। एक्स की वैल्यू ए रखा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, माइनस ए रखोगे माइनस ए का स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर, तो ये टर्म ज़ीरो, यानी कि ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के, W की जगह जीरो रखने पर ये तो टर्म ज़ीरो हो ही जानी है, तो यही करा है। अब यहाँ से ये जो समीशन है कंप्लीट इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, ए एन जीरो ले नहीं सकते, ए एन जीरो ले लिया, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म ज़ीरो, और ये जब पूरी टर्म ज़ीरो हो गई और ये W1 की वैल्यू है, और मैंने पहले कहा
डब्लू बराबर W1 तो केवल है ही नहीं ना। अगर फिर ऐसा ही होता तो W2 निकालने की हमें ज़रूरत क्या थी। तो इसका मतलब यहाँ से W बराबर W1 का ही केस बन रहा है। इसका मतलब an जीरो नहीं लोगे, तो हमने कहा cos Cn ए इसका मतलब जीरो होगा। तो cos Cn इज इक्वल टू जीरो का मतलब है Cn a की वैल्यू क्या आ गई 2n प्लस पाई बाय 2। क्यों, हम लोग जानते हैं, ये आप लोग वैल्यूज स्टूडेंट्स याद रखिए, यदि नहीं है तो cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है ज़ीरो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो Cn a किसके इक्वल होगा, यहाँ से cos Cn a ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब जो ये एंगल है किसके इक्वल है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज याद रखिएगा। अगर यहाँ cos की जगह आप लोग साइन ले लेते हैं, साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 ले लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n। ये सारी वैल्यूज़ याद रखिए। साइन 2n प्लस 1 के मल्टीप्लाई में अगर पाई ले लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। पाई बाय 2 होने पर तो -1 की पावर n, और पाई होने पर वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। और यहाँ पर कॉस की वैल्यू कब ज़ीरो होनी है, जब यहाँ पाई बाय 2 हो। देख लीजिए, याद रखिए इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ से हम, मुझे बताइए Cn की वैल्यू क्या आ गई, a को मल्टीप्लाई में भेज दो, नीचे डिवाइड में भेज दो, सॉरी। तो Cn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2a। Cn की वैल्यू तो आ गई, बचा क्या हमारा an को और फाइंड कर लेते हैं। Cn की वैल्यू आ गई, तो आपकी इस W की वैल्यू में Cn की वैल्यू रख दी हमने 2n प्लस 1 पाई बाय 2a। दोनों तरफ Cn की वैल्यू रखी तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ वैल्यू रख दी और सारी टर्म आप लोगों के पास देख सकते हैं एज इट इज़ है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है an की वैल्यू, तो यूज़ करनी पड़ेगी सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो देखो सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं, y बराबर प्लस माइनस b पे w की वैल्यू ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन में w की वैल्यू जीरो पुट करी और y की जगह रखा प्लस माइनस b। y सिर्फ यहीं पर है तो यहाँ पर क्या रख दोगे, प्लस माइनस b। तो y की जगह यूज़ कर लीजिए प्लस माइनस b। तो यहाँ पर देख लिए और सारी टर्म एज इट इज़ है, y की जगह आ गया आप लोगों के पास b। माइनस b रखने से भी यही टर्म बननी है, माइनस b रखोगे कॉस हाइपोबॉलिक के अंदर एंगल में माइनस b है तो पॉजिटिव भी बन जाना है। तो इसलिए हमने सिंपल b लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव b लेकर, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस वाली टर्म को इधर ले आइए LHS में, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर कोई चेंज किया क्या, नहीं, सारी टर्म एज इट इज़ है, सिर्फ इस b को और हमने पाई के साथ लिख लिया और x को पाई के साथ। अब आप लोगों ने क्या करा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा है cos 2n प्लस 1 पाई x बाय 2a से, यानी कि इस वाली टर्म से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा है और फिर इंटीग्रेट करा है। लिमिट कहाँ ली है, -a से a तक। तो देखो मल्टीप्लाई करा, -p/2 म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन की लिमिट -a से a आ गई, ठीक है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करा इस सारी टर्म से, तो ये एज इट इज़ आ गई। dx इज इक्वस टू समीशन an, ये वाली टर्म को इसी टर्म से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। बट हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ नोटिस करने की है कि कोस हाइपरबोलिक को इंटीग्रेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, ठीक है। इसको ऐसा मत सोचिएगा इसको तो करा ही नहीं, यहाँ पर ये तो एक ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा ना, इसमें कहीं x है नहीं, तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। कांस्टेंट बिहेव करेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। समीशन an भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से कंप्लीट टर्म बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन में क्या बचा, cos 2n प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2a, cos 2n प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2a, जिससे कि मल्टीप्लाई करा था, और इंटीग्रेशन -a to a dx, ठीक है। ये क्या बन गया, cos स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, cos स्क्वायर की टर्म बन जाती है तो इंटीग्रेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है जो हर वक्त हमें यूज़ करना होता है। कौन सा फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यूज़ कर लो 1 प्लस cos 2x। कोई भी इंटीग्रेशन करने से नहीं रोक सकता, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लोगे तो आप, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के लिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी -a to a f(x) लिखा हुआ है अगर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यदि लिमिट लोअर लिमिट में 0 to a कर दूं तो यहाँ पर सिर्फ ट्वाइस लगाना पड़ेगा और कोई भी नहीं फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है, लिमिट चेंज करने पर आगे 2 आ जाता है। तो यहाँ पर लिमिट -a से a लिए, तो हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। ट्वाइस ऑफ fx dx इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट, दोनों चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। इंटीग्रेशन में ध्यान से देखिएगा। देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करोगे, क्या आ जाएगा 1 + cos 2x, x की जगह क्या है ये पूरा टर्म। तो देखो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, लिमिट मैंने यूज़ कर ली है, ये वाली प्रॉपर्टी भी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, लिमिट चेंज करी, तो यहाँ पर क्या हो गया ट्वाइस आ गया। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी 1 + cos 2, एक्स की जगह कंप्लीट टर्म, अपॉन में क्या है 2, और आप लोगों का dx एज इट इज़, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ये cos स्क्वायर है, दोनों सेम ही तो टर्म है, ठीक है। सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। इंटीग्रेट करिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास। देखो 2 को तो कैंसिल आउट करो, इस वाले 2 को अंदर वाले 2 से कैंसिल आउट करो, इस 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, प्लस cos x का होता है sin x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 2n + 1 पाई x अपॉन a, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या आता है x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 2n + 1 पाई अपॉन a, यही है x का कॉफिशिएंट। कोई दिक्कत, लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a लगाओ x की जगह, प्लस यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, लिमिट क्या लगानी है, लिमिट लगानी है a, तो यहाँ पर x की जगह a रखोगे, x की जगह a रखोगे, ध्यान से देखना ये x लिखा हुआ है, ठीक है, x की जगह a लिखा तो a से a हो गया कैंसिल आउट, क्या अच्छा क्या sin 2n + 1 पाई, अभी अभी बताई थी इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट लगाने पर क्या आ जाएगा 0, अपॉन में तो कुछ ही हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है 0 के, 0 ही आना है, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, क्या आ जाएगा 0 रखा, ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 0 में किसी का ही डिवाइड करो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया a, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई a, इंटीग्रेशन की वैल्यू a आ चुकी है, यूज़ कर रहे हैं। देखो अब इसे इंटीग्रेट करना बाकी है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ एज इट इज़ लिखी है, इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख ली a -p/2μ, ये दो फंक्शन है x के, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, आइलेट से, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन मैंने इसे मान लिया, सेकंड फंक्शन मान लिया cos को, आइलेट आप लोगों को पता है, फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक मानोगे, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री मानोगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को रखो, सेकंड फंक्शन को करो इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, cos का हो जाएगा sin 2n + 1 पाई x अपॉन 2a एज इट इज़ आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा आप लोगों के पास x का कॉफिशिएंट, यानी कि 2n + 1 पाई अपॉन 2a, अगर अपॉन में आएगा ये ऊपर ले जाओगे तो 2a अपॉन ये हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया आगे, ठीक है। लिमिट लगा दी -a से a, क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को रखो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन -a से a, फर्स्ट को डिफरेंशिएट यानी कि -2x, इसका इंटीग्रेशन अभी करा, डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लो, फिर इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे अभी, तो dx लगा दिया, इक्वल टू में ये आप लोगों के पास चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिमिट यहाँ पर यूज़ कर लो, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर x की जगह a रखोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये कंप्लीट टर्म 0, फिर x की जगह -a रखोगे तो ये वाली टर्म यहाँ पर क्या आएगी, -a का भी स्क्वायर a स्क्वायर ही होना है पॉजिटिव, तो ये टर्म 0, तो यानी कि ये पूरा टर्म अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने पर 0 हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा 4 a अपॉन 2n + 1 पाई, एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से ले लिया मैंने बाहर, इंटीग्रेशन में बचा x और साइन की ये टर्म,
एल्जेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन माना, फिर इंटीग्रेट करा जो फॉर्मूला अभी बताया मैंने उससे। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट टर्म एक साथ -2pa/μ2n+1 पाई। आप लोगों के पास इंटीग्रेशन के बाद देख लो क्या बचेगा, -x cos 2n+1 पाई x/2a ब्रैकेट में 2a, वही ना फॉर्मूला साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो माइनस आ गया आप लोगों के पास। फर्स्ट फंक्शन को रखा, सेकंड को इंटीग्रेट कर रहे हो, और अपॉन में क्या करते हो, एक्स के कॉफिशेंट का डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद मैं ऊपर ही ले आई तो 2a अपॉन ये टर्म आ गई 2n+1 पाई, लिमिट -a से a, फिर माइनस करके क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि हम यहाँ से लिख सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे। आरएचएस में ये वाली टर्म आप लोगों के पास एज इट इज़ चल रही है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेने के बाद इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगी कॉस की टर्म, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है ना, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे और क्या दिक्कत है। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लीजिए। देखो पहले लिमिट का देख लो एक बार, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे जब a लिखोगे यहाँ पर x की जगह, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, cos 2n+1 पाई/2, इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दी थी 0 होती है। तो अपर लिमिट लगाने पर पूरा टर्म 0 हो गया। बात कर लेते हैं लोअर लिमिट की, तो क्या दिक्कत है, -a लिख लो। अभी अभी बताया था कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होगा, वही बात जब एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर a रखोगे, माइनस तो ये कॉस खा जाएगा, तो a बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, भाई पहले वाली चीज़ बच जाएगी, cos 2n+1 पाई/2, इसकी वैल्यू फिर 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0, सिर्फ ये बच्चा इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट बाहर ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू में ये तो आप लोगों का एज इट इज चल ही रहा है। तो देखो क्या आ जाएगा, देखिए कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ ये, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, इंटीग्रेट कर दिया साइन आ गया, एक्स के कॉफिशेंट का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ऊपर भी ले गए, स्टेप बचाते हुए काम करना है, टाइम कम रहता है एग्जाम में, तो ये कर लिया, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये टर्म आपने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2n+1 तो इसका हो गया होल स्क्वायर, दोनों पाए मिलके पाई स्क्वायर बना दिया, म्यू एज इट इज़ है 2×2 = 4pa² 4pa² माइनस एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू में यहाँ पर a चल रहा है, तो ये वाला a से a² कैंसिल करोगे तो सिंगल a बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, एक बार a लिखोगे तो a से यहाँ x की जगह a लिखोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n+1 पाई/2, इसकी वैल्यू होती है -1n, ठीक है। अभी यूज़ कर लेंगे, मल्टीप्लाई में ये आप लोगों के आ जाएगा। उसके बाद जब -a लिखेंगे तो क्या होगा, देखो धीरे धीरे देखो, a लिखा यहाँ पर तो ये वाला टर्म आ गया, इसको तो कांस्टेंट है ना बाहर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला a और ये सिंगल a² बना देगा दोबारा, इसको कैंसिल आउट होने के बाद भी ये टर्म एज इट इज़ लिख दी, पॉजिटिव a लिखा तो ये टर्म आ गई, नेगेटिव a लिखा तो साइन में माइनस आगे आ जाता है, बट हमें पता है लोअर लिमिट लगाते हैं तो एक और माइनस आता है, तो वो दोनों माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे और x की जगह a आ गया, ठीक है। साइन 2n+1 पाई a/2a, ये भी a टर्म है तो इन दोनों का ट्वाइस हो गया, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन 2n+1 पाई/2a, a से a को काट और लेना, बचेगा क्या, साइन 2n+1 पाई/2, इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे -1n, ठीक है। और जो यहाँ से ट्वाइस आएगा वो 2×8 = 16 बना देगा, और साइन 2n+1 पाई/2 की वैल्यू मैंने यूज़ कर ली -1n, इक्वल टू में ये वाली टर्म एज इट इज़ चल रही है। अब यहाँ से निकाल लीजिए an की वैल्यू। मैंने यहाँ पर देखो एक चीज़ और करी है, क्या, जो ये -1n है और यहाँ पर क्या है एक माइनस, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है बट आने वाले टाइम में
अभी हम आगे कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है हम लोग यूज़ कर लें कि -1 तो ये है ना, ये माइनस है आगे, तो इसको क्या मैं -1 नहीं लिख सकती, तो -1 और -1 की पावर n, तो मैं इस टोटल को लिख सकती हूँ -1 की पावर n+1। यहाँ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बट आगे यूज़ कर सकती हूँ, तो ध्यान रखिएगा यहीं बता दिया है। यहाँ से an की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डिवाइड में भेज दिया कॉस को, और क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जब an की वैल्यू आ गई है तो यानी कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि w, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/2 म्यू a² - x² माइनस an की वैल्यू रख दी और आप लोगों ने cn की वैल्यू रख दी। आप लोगों के पास इक्वेशन थी ना, ये रहा आप लोगों के पास w, an की वैल्यू रख दी और cn की वैल्यू रख दी, और क्या कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा। आप लोगों के पास इस तरह से आ जाएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपॉन में है कंप्लीट टर्म, π³ 2n+1 का क्यूब कॉस हाइपोबोलिक 2n+1 πb/2 है। ये आ जाती है w की वैल्यू। 2012 में आप लोगों से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पूछा गया था, प्लीज़ कर लीजिए। काफ़ी मेहनत करी है मैंने, इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लगा था। आपको तो अभी ऐसा लग रहा है जल्दी से हो गया, खुद करेंगे तो सच में टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलें, W निकल गया। इसके बाद हम हर सेक्शन में निकालते हुए आ रहे हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, इस लेक्चर में भी निकालेंगे इस सेक्शन के लिए। तो अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्यों की। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, ∬W/dx/dy, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ करा था पहले भी। लिमिट्स क्या आएंगी, y आप लोगों को पता है +-b है, सो -b से b, x +-a लिया था -a to a। W की वैल्यू है ही हमारे पास, W की वैल्यू पुट कर दी, कांस्टेंट था जो W की वैल्यू में p/2 म्यू बाहर ले लिया और एज इट इज W की वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन है तो पहले y के रेस्पेक्ट में कर लो इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगा देना। उसके बाद करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते वक्त प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। यहाँ पर यूज़ करो ना, -b to b है, यदि 0 से b बना लेती हूँ तो मैं लोअर लिमिट लगाते वक्त सब कुछ 0 हो जाना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या करा, लिमिट 0 से b बना ली और ट्वाइस ले लिया बाहर, और ये टर्म आप लोगों के पास एज इट इज़ है, ठीक है। ये क्या है, 2n+1 का क्यूब π³ कॉस हाइपोबोलिक 2n+1 πb/2 है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल हम लोगों ने इंटीग्रेट करा है और कुछ भी नहीं करा। यहाँ पर जो एक फार्मूला यूज़ आएगा, एक वो वाला फार्मूला और यूज़ आता है, मैंने करके देखा है तब मुझे पता लगा, आप लोगों को बता देती हूँ। इंटीग्रेशन कॉस mx और कॉस nx, यानी कि कॉस के 2 फंक्शन आ जाते हैं, m और n की वैल्यू में कुछ भी होगी, ठीक है, और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दी हुई है तुम्हें -a से a, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना। यदि m बराबर n आ जाए तो वैल्यू बता देना इस इंटीग्रेशन की a है, और यदि ये m और n बराबर नहीं हो ना तो वैल्यू कह देना 0 होगी इस इंटीग्रेशन की। m और n सेम है जब तो वैल्यू हो जाएगी अपर लिमिट यानी कि a, और जब m और n इक्वली नहीं है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। डायरेक्ट यूज़ कर लेना और कुछ भी नहीं है इस इंटीग्रेशन में, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए, ठीक है। कंप्लीट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इंटीग्रेट करा है और कुछ भी नहीं करा, टाइम बचाते हुए मैं कर रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, बट टाइम बचाने के लिए मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। देखिए देन q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये 64 है और सारी टर्म तो आप लोगों को समझ आ ही रही है। सिंपल फार्मूला से इंटीग्रेट करिए और कुछ भी नहीं करा है। ये यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, sin 2n+1 πx/2a और 2a/2n+1 पाई, वही ना x के कोफिशिएंट को जो डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेट करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। लिमिट लगा दी है मैंने 0 से a लिमिट लगा दी है, ये वाली लिमिट लगा दी है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और काम आती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाद में आप लोग कहीं कंफ्यूज हो सॉल्व करते वक्त, -1 की पावर 2n बनेगा एक जगह, तो इसकी जगह क्या कर लोगे, -1 की पावर 2 को पहले लिख लो और इसका क्या है फिर n,
पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 की पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 ही आता है। -1 की पावर n से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है n की वैल्यू पर। अगर 0 होगी तो वैल्यू 1 आएगी, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, है नहीं। ऑड इवन से फ़र्क पड़ता है, बट -1 की पावर 2n की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 ही। तो ये लोग आप ये चीज़ आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 128 और ये 2n + 1 की पावर है 5, ठीक है। ये tan हाइपरबोलिक यहाँ हम लोगों ने यूज़ करा है इंटीग्रेशन करते वक्त। ये नीचे 2a लिखा है, 2n + 1 πb/2a, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, sin 2n + 1 π/2। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, डायरेक्ट यूज़ कर लिए -1 की पावर n, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, -1 की पावर n डायरेक्ट यूज़ कर लिए वैल्यूज़। सॉल्व करिएगा, -1 की पावर n 128, a की पावर 4, -1 की पावर n -1 की पावर n, ठीक है। समझ आ गया कहाँ यूज़ होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर 2n + 1 πb/2a चल रहा है tan हाइपरबोलिक के साथ, देख सकते हैं आप लोग। -1 की पावर 2n बनेगा, इसकी जगह यूज़ कर लीजिएगा 1। सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास Q की वैल्यू आ जाएगी। 2012 में पूछा गया था, यहाँ तक करके आइएगा। इतना बड़ा स्टूडेंट्स डेरिवेशन है, मैं तो बोलती हूँ याद कर लो वैल्यू Q की। अगर एग्ज़ाम में आ जाती है तो इतना लंबा करना शायद पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा। पॉसिबल है करना, बट टाइम भी तो चाहिए ना, कम टाइम में पॉसिबल नहीं है इसको करना। तो जहाँ तक होता है वहाँ तक करके आइए, उसके बाद आंसर डायरेक्ट लिखाइए। कोई और ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं बचता है एग्ज़ाम टाइम में। यदि टाइम भी नहीं है और क्वेश्चन भी कंप्लीट करना चाहते हो तो यही ऑप्शन है, इसको याद कर लीजिए। क्यू की वैल्यू को जहाँ तक भी संभव होता है, पॉसिबल है, वहाँ तक करके आइए स्टेप। उसके बाद डायरेक्ट टाइम नहीं है तो लिख दीजिएगा, नंबर देखा जाएगा जो मिलेगा। बहुत कम चांस रहते हैं कटने के, मिल ही जाते हैं नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ याद करिए इसको। अच्छा टॉपिक है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और, क्यू को, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो को क्यू से डिनोट क्यों करते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जवाब मैंने आप लोगों को बताया था जब एनुलर क्रॉस सेक्शन पढ़ाया था, ठीक है। आप लोगों को आज मुझे बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।